हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो हमारे पीवाईक्यू है, साथ में जो संभावित क्वेश्चन है उनको हम लोग देख रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में लगभग 14-15 क्लासेस हो चुके हैं। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके पिछली क्लासेस को देखेंगे तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और उनको फायदा होगा उससे। और जो आने वाला एग्जाम है यानी कि 18 जनवरी को आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग यहाँ पे 10-12 क्वेश्चंस देखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके। और आप लोग से एक है कि आप लोग ना अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। यहाँ पे क्लास एंड होने के बाद अपना फीडबैक देंगे। इससे क्या है कि आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रही चीजें। और अगर कुछ दिक्कत होती है तो भी बताइए, ताकि हम उसमें और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। ओके। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास मेरा रहता है और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहेंगे हम। चलिए, आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। क्या फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, आप सभी को बताना है। यहां पे जो आपका ऑप्शन दिया है, एक है प्रगट सिंह, एक है मिल्खा सिंह, तीसरा है जगबीर सिंह, चौथा है लखा सिंह। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें 1958 का एशियाई खेल के बारे में, क्या 1958 के एशियाई खेल के बारे में ना, एशियाई खेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 100 मीटर, सॉरी 200 मीटर और 400 मीटर, क्या 200 मीटर और 400 मीटर में ना, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। और जो 1958 का कॉमनवेल्थ गेम था ना, 1958 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें भी स्वर्ण पदक मिला था। 1958 का कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण मिला था। तो ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति कौन था, तो ये व्यक्ति थे हमारे एक धावक थे जिनका नाम था मिल्खा सिंह। कौन? मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछे कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है या किस अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एक मूवी भी आई मिल्खा सिंह के नाम से, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक मूवी भी आई है, आप लोग आप लोग उसको भी देख सकते हैं, जो मिल्खा सिंह का नाम का मूवी ही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का। एसीई का संबंध क्या है? एस का संबंध क्या है? एसीई, एसीई का संबंध क्या है, आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है। ये सीधा सीधा आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे कुछ शब्दों को लेकर पूछा जा सकता है, जैसे कि पहला है लॉन टेनिस, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है शतरंज। चौथा है शतरंज। बताइएगा, बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन दूसरे का, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरे का बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें एसी का संबंध तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। क्या लॉन टेनिस या टेनिस इसको बोलते हैं। प्रारंभ में इसको लॉन टेनिस बोला जाता था, बाद में इसको टेनिस बोला जाने रखा। ध्यान रखिएगा, एसीई का संबंध किससे? लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब होती है? भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब होती है? 1890, 1882, 1990 और 2000। देखिए अगर हम बात करें, यहां पे एक व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। क्या एक व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन ये उस समय कौन थे? तो ये थे वायसराय, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय थे। कौन थे ये? भारत के वायसराय थे। इन्होंने 1982 में, कब, सॉरी 1882 में, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। भारतीय शिक्षा आयोग को बनाया, आयोग बनाया था, लॉर्ड रिपन ने बताया था भारतीय शिक्षा आयोग। और इसी को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हंटर आयोग, हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, हंटर आयोग के नाम से भी
जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्योंकि अगर हम बात करें तो विलियम विल्सन हंटर जो था ना, इसके अध्यक्ष थे। कौन? इसके अध्यक्ष की तब बात करें तो अध्यक्ष कौन था? विलियम विल्सन हंटर, ये उस समय इसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से इसका नाम जो है ना, हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो सीधा सा आंसर लगा देंगे आप लोग 1882 में। कब? 1882 में आप इसका आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, उस समय अगर वायसराय पूछे तो लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे भारत के। कौन? लॉर्ड रिपन वायसराय थे उस समय भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है, आप सभी को बताना है। परसोना शब्द की बात की जा रही है, इसको किस भाषा से लिया गया है? देखिए, अगर हम बात करें परसोना, देखिए जो व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व शब्द जो है ना, ये जो व्यक्तित्व शब्द है, ये अंग्रेजी के ना पर्सनालिटी शब्द का, ये अंग्रेजी के पर्सनालिटी क्या? पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, का हिंदी रूप है। और अगर हम बात करें ये जो पर्सनालिटी है ना, ये लैटिन भाषा के पर्सोना से उत्पन्न हुआ है। क्या? लैटिन भाषा के पर्सोना से, लैटिन भाषा के पर्सोना से उत्पन्न है। किसे? लैटिन भाषा के पर्सोना से उत्पन्न है। किसे? लैटिन भाषा के पर्सोना से क्या है कि उत्पन्न है, और जिसका अर्थ होता है ना कि वेशभूषा जिसे नाटक करते समय अभिनेता धारण करते हैं, यानी कि वे वेशभूषा, पर्सोना का अर्थ की बात करें, वे वेशभूषा जिसे अभिनेता धारण करते हैं। कौन? जिसे अभिनेता धारण करते हैं, यानी कि जो नाटक वगैरह होता है, जो मूवी वगैरह होता है, उसे धारण करते हैं, यानी कि नाटक के समय जिसे धारण करते हैं। अब यहां पे क्या पूछा गया है कि किस शब्द से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये लैटिन भाषा। किसे? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा इसका क्या है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर्सोना याद रखिएगा, पर्सोना जो है ना, ये व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण एक होता है जिसका नाम है पर्सनालिटी जो है कि उसी का जो ये अंग्रेजी शब्द है पर्सनालिटी, और इसी का जो लैटिन है ना, ये लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, और पर्सोना ही पर्सनालिटी बना है, पर्सनालिटी को ही व्यक्तित्व बोला जाता है। और वो जो पर्सोना है उसका अर्थ क्या होता है कि वे वेशभूषा जो नाटक करते समय अभिनेता पहनते हैं, उसकी बात की जा रही है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा, और इसका राइट आंसर लैटिन भाषा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है? पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है, आप सभी को बताना है। चैलेंज टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, उपरोक्त में से कोई भी, आप सभी को बताना है कि पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है। पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है? देखिए, अगर हम बात करें ना, तो इसका संबंध जो है ना वो चैलेंज टूर्नामेंट से। किससे है? इसका संबंध जो है वो चैलेंज टूर्नामेंट से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो चैलेंज टूर्नामेंट है ना, तो ये इसके मुख्य विधि होती है। चैलेंज टूर्नामेंट की मुख्य विधि है चैलेंज की मुख्य तीन विधि है।
और ये विधि कौन कौन सी है अगर उसकी हम बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा, लैंडर टाइप, लैडर टाइप। अगर हम लोग बात करें दूसरे की, तो काब वेब टाइप हो जाएगा। दूसरा जो है ना वो काब वेब टाइप हो जाएगा, काब वेब टाइप। और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिड टाइप। जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, पिरामिड टाइप। ये चैलेंज टूर्नामेंट के ना 3 मुख्य विधि होती हैं। इन विधियों के द्वारा ये चैलेंज टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। उसी में आपका लैंडर टाइप आता है, उसी में आपका काबवेब टाइप आता है, उसी में पिरामिड टाइप आता है। इसको हमने जो हमारा यूनिट नंबर 3 है ना उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने कवर किया है। और सभी को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों के बारे में पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में गुण होने चाहिए। शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए। शारीरिक जो शिक्षक होते हैं ना उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसकी बात की जा रही है। देखिए अगर शारीरिक शिक्षक में गुण की बात करें ना तो इसमें होना चाहिए सेवा भावना, दूसरा बोल सकते हैं विनम्रता, क्या विनम्रता होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल सकते हैं इसमें सहयोगी होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, फिर उसके बाद विनम्रता होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। उसके बाद बोल सकते हैं आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर इसमें आगे बोल सकते हैं कि निपुण कुशलता, यही बोल सकते हैं निपुण कुशलता होना चाहिए, फिर उसका क्या बोल सकते हैं नेतृत्व होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ये सभी चीजें क्या होती हैं एक शारीरिक शिक्षक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। किसके अंदर, एक शारीरिक जो शिक्षक होता है उसके अंदर ये सारे गुण जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या उपर्युक्त सभी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शारीरिक शिक्षा में जो गुण होने चाहिए उसमें सेवा भाव होना चाहिए, उसमें विनम्रता होना चाहिए, उसमें सहयोगी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसमें निपुण कुशलता होनी चाहिए, नेतृत्व करता होना चाहिए और व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, सक्रिय हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व उसका आकर्षक होना चाहिए, ये भी बोला जा सकता है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक हड्डियां एक जगह पे जुड़ती है यानी जहां पे जोड़ होता है वहां पे जुड़ती हैं तो क्या कहलाती हैं, बताइएगा। जहां पे ये जुड़ती हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, अब सीधा सीधा आंसर है, जुड़ती है का मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सीधा हो जाएगा। इसको जोड़ कहेंगे या संधि कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कभी संधि पूछ दे तो ध्यान रखिएगा संधि का संबंध यही हड्डियों के जोड़ से ही संबंधित है। जोड़ या संधि कहेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला, परिसंचरण तंत्र। क्या परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, आपको बताना है। देखिए मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित, क्या मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। क्या मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है।
क्या परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। इसको ध्यान रखिएगा, मानव पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। और परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है, जो परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है, तो हृदय होता है। क्या हृदय होता है। क्या होता है इसका मुख्य अंग, तो हृदय इसका मुख्य अंग होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका हृदय हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हृदय हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा एक भाग है। देखिए अहिंसा की बात की जा रही है कि अहिंसा एक भाग है, और यम नियम आसन प्राणायाम। देखिए मैंने आपको बताया था योग के बारे में, मैंने आपको योग के बारे में बताया था, मैंने आपको योग के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि योग जो है ना, ये संस्कृत के शब्द, संस्कृत धातु युज से बना है। किससे, युज, युज से बना है। किससे बना है, संस्कृत के धातु युज से बना है। अगर इसके हम लोग अर्थ की बात करें, क्या युज के अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जुड़ना या मिलना, जुड़ना या मिलना। अर्थात, अर्थात आत्मा का, आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही, मिलन ही योग कहलाता है। क्या कहलाता है, योग कहलाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। इसका ध्यान रखिएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है आपका, तो योग कहलाता है। इसका ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें, इसी को हम लोगों ने देखा था, इसी में हमने अष्टांगिक योग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, अष्टांगिक योग, अष्टांगिक, अष्टांगिक योग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इसके 8 चरण हैं। कितने चरण हैं, तो अष्टांगिक योग माने कि 8 चरण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो यम नियम आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा, फिर ध्यान, धारणा, ध्यान, फिर उसके बाद समाधि। धारणा और ध्यान और समाधि, ये 8 तत्व को हमने अष्टांगिक योग के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था, फिर हमने जब एक एक करके चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने यम के बारे में पढ़ा कि यम जो है ना, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये 5 प्रकार का होता है। यानी कि नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुशासन ही यम कहलाता है। क्या, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन ही यम कहलाता है, यम कहलाता है। ओके, सामाजिक दायित्व या नैतिक अनुशासन ही क्या कहलाता है आपका, नैतिक दायित्व एवं सामाजिक अनुशासन ही क्या कहलाता है, तो यम कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। फिर हमने देखा कि ये 5 प्रकार का होता है। कितने, 5 टाइप के, 5 प्रकार के बारे में हमने देखा इसके। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, अगर उसकी हम लोग बात कर ले, तो हमने देखा कि जो 5 प्रकार हैं उसमें है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। ये 5 टाइप को हम लोगों ने देखा। कितने टाइप को? 5 टाइप। 1, 3, 4 और 5। इसको भी यहां पे लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 5, ये 8 अष्टांगिक योग हमने यहां पे देखा, और इसमें हमने यम के जो 5 प्रकार थे उनके बारे में अच्छे से देखा। ओके, और इन्हीं चीजों में जो समाधि है ना, ये क्या कहता है? मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाता है। समाधि जो है ना, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाता है। समाधि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और अपने आराध्य में लीन हो जाता है। किसमें? अपने आराध्य में लीन हो जाता है। इसी समय को, इसी स्थिति को आत्मा का परमात्मा से मिलन की संज्ञा दी गई है। किससे? आत्मा के परमात्मा की संज्ञा की, आत्मा से परमात्मा के मिलन की संज्ञा दी गई है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इतना बता दिया आपको जानने के लिए कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखिएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन था, अगर उसकी बात करें तो अहिंसा का एक भाग है। तो अहिंसा एक भाग है किसका? यम का भाग है। किसका भाग है? यम का। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में अहिंसा में ही आपका 4 और आ जाएंगे। एक सत्य है, एक अपरिग्रह है, एक अस्तेय है, और एक ब्रह्मचर्य है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने योग वाला चैप्टर जो है, योग वाला जो चैप्टर है हमारा, इसका यूनिट 8, यूनिट नंबर 8 जो है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को हमने कवर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है। किसकी? मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है। तो मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है, यहां पे ऑप्शन जो दिया है, इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में, और चलचित्र में। और लास्ट जो है ना, उपयुक्त सभी में। आपको बताना है कि जो मनोरंजन केंद्र होते हैं ना, कि इसकी व्यवस्था कहां पे की जा सकती है? इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में, और चलचित्र में। बताइएगा, चलचित्र में। उपयुक्त सभी में से आपको डी बताना है। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मनोरंजन की गतिविधियां इंडोर गतिविधियों में भी हो सकती है, आउटडोर गतिविधियों में, चलचित्रों में। यानी कि ऑप्शन डी जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। क्या? शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है? शरीर सौष्ठव, शारीरिक शिक्षा से शरीर सौष्ठव की बात की जाती है। शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में, अनुशासनहीनता पैदा करना, ये और उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसमें से भ्रांतियां कौन सी है। क्या? शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है, आप सभी को बताना है। ओके, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है ना, इसमें लोगों में भ्रांतियां रहती है कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनहीनता पैदा होगी। बट ये सारे आंसर जो है ना, ये सारे पॉइंट जो है, ये क्या है? गलत है। ये सारे पॉइंट जो है कि ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां में जो लोगों में पहले से विद्यमान है कि ये सारी गतिविधियां होती है, बट ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, ये सभी भ्रांतियां शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। ये सभी भ्रांतियां किससे संबंधित है? तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। इसका ध्यान रखिएगा, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या नाम है कि शारीरिक शिक्षा विषय को पढ़ रहे हैं, और एलटी ग्रेड एग्जाम, जो कि आपको जानते ही है कि अच्छा खासा एग्जाम है, और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इसमें निरंतर प्रयास करते रहिए, और अपना 100% जिस दिन आप देने लगेंगे और खुद को देने लगेंगे ना, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लीजिए। यानी कि क्या आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट हैं? अगर आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट हैं, तो कोई संतुष्ट रहे या ना रहे, पड़ोसी संतुष्ट रहे या ना रहे, घर वाले संतुष्ट रहे या ना रहे, बस अगर खुद आप संतुष्ट हैं कि हाँ, आज मैंने जो पढ़ाई किया है वो अपने लिए किया है और मुझे उसका कुछ आउटपुट मिला है, तो आप सोचिए कि आप सही रास्ते में हैं। बट जब आप खुद ही क्या है कि आज अगर सो रहे हैं रात में और सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा कल का दिन बेकार चला गया, तो समझिए तब आप जीवन में सही रास्ते पे नहीं है।
ओके, सही रास्ते पे नहीं है। तो आप क्या करिए कि धीरे धीरे अपने उद्देश्य को बनाइए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ना आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। क्या? छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि आज से ही आपको पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। अगर आज आपने 2 घंटे स्टार्ट किया तो कल 3 घंटे, परसों 4 घंटे, ऐसे एक समय के बाद, यानी कि अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाई रखनी है। क्या? आपको निरंतरता जो होता है ना उसको बनाए रखना है, ताकि आप जब तक एग्जाम है, एग्जाम के समय तक आप अच्छी स्थिति में है। और आपको जो प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस का कराया जा रहा है आप उसको करते रहिए। अगर आप लोगों ने पीछे वाले जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और मैं यहाँ पे चीजों को एकदम विस्तृत व्याख्या सहित आपको बताता हूँ, विस्तृत व्याख्या सहित बताता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रह जाए। और उसका चौतरफा यानी कि किसी एक टॉपिक के बारे में सर्वांगीण चीजें आपको बता दी जाए। ओके, जैसे कि आपका बोला जाता है ना, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। योग का मुख्य क्या है कि उद्देश्य क्या होता है? कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो मेरा भी एक ही उद्देश्य है, आपका सर्वांगीण विकास करना। यानी कि मैं एक टॉपिक उठाऊं तो क्वेश्चन का पूरा आउटपुट, यानी कि आपका उसके जो इतिहास है, उसका जो वर्तमान है, जो उसका भविष्य है, सभी चीजों को आपको वहां पे बता दूं। और आप सभी लोग क्लास को कर लीजिएगा। चलिए, क्लास को हम लोग अब करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास वाले में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।